अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले आपको इन इक्वेशंस में ये फाइंड आउट करना है कि ये जो है यूनिक सॉल्यूशन देंगे, नो सॉल्यूशन देंगे या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देंगे। अगर यूनिक सॉल्यूशन आपका आता है तो उस केस में आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देगा या नो सॉल्यूशन देगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा, उसके लिए मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कि हम लोग रेशियो जो कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का उसका रेशियो कंपेयर करते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये आता है तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है तो इस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आता है तो इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये आपको रेशियोज कंपेयर करना है। ठीक है, और उसके बाद जिस भी इक्वेशन पेयर में यूनिक सॉल्यूशन आ रहा होगा उसको आपको फर्दर सॉल्व करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसे करना है वो मैं आपको लास्ट पार्ट में बता चुका हूं। तो सपोज अगर हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें a1 अपॉन a2 को कंपेयर करेंगे तो a1 है 1 और a2 है 3। ठीक है, b1 अपॉन b2 को कंपेयर करेंगे तो ये होगा -3 अपॉन -9। c1 अपॉन c2 को कंपेयर करेंगे तो ये होगा -3 अपॉन -2। माइनस माइनस इनमें कैंसिल हो जाएगा, 3 1 से 3, 3 3 से 9 और ये 3 अपॉन 2। ठीक है, तो इस केस में जो आपका रेशियो है उसका कंपैरिजन कैसा आ रहा है, देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, करेक्ट। तो ये हो गया इक्वल टू, और इस केस में नॉट इक्वल टू आ रहा है, करेक्ट। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है, मतलब थर्ड वाला केस। तो इसमें हमको नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि नो सॉल्यूशन है इसलिए ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमको यहीं पे इसको स्टॉप कर देना है, स्टेटमेंट दे देना है नो सॉल्यूशंस। समझ गए। इसी तरीके से सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेंगे, जिसमें भी यूनिक सॉल्यूशन आ रहा होगा उसको आपको सॉल्व करना है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है सेम टाइप का एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट पार्ट में करके बताया है, तो ये आप कर सकते हैं इजीली। अगेन रेशियोज को कंपेयर करना है, तो क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोला है तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आना चाहिए। ठीक है, अगर ये आता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। मैं आपको सेकंड वाला करके बताता हूं। सेकंड वाला है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, करेक्ट। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, फॉर अ पेयर of linear equation there is no solution only if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करेंगे, कंपेयरिंग the coefficients। तो यहां पे हम a1 के जगह a1 का वैल्यू लिखेंगे। a1 कितना है 3 और a2 कितना है 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 कितना है, b1 है 1 और b2 कितना है k माइनस 1। c1 कितना है, c1 है -1। -1 क्यों है, क्योंकि हम हमेशा जनरल फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 जो है, जो c है वो इक्वल टू के राइट साइड में है, तो हम इसको शिफ्ट करेंगे इक्वल टू के लेफ्ट साइड में। तो जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1। समझ के, तो इसलिए हम यहाँ पे c1 का वैल्यू लेंगे -1। सिमिलरली c2 का क्या लेंगे, माइनस ऑफ 2k प्लस 1। ठीक है, तो 2k प्लस 1 लेफ्ट साइड में आएगा राइट से, तो माइनस हो जाएगा। ओके, नाउ ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू होगा यहाँ पे। समझ गए।
अब हम क्या करेंगे, हम इस पेयर को कंपेयर करेंगे, ठीक है, इस पेयर को हम सॉल्व करेंगे। इसको करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 और 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k का वैल्यू आ जाएगा k इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो k का वैल्यू हमारा क्या आया 2, ठीक है। तो फॉर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2 द अबव इक्वेशन विल गिव नो सॉल्यूशन। समझ गए? तो k का वैल्यू हमारा 2 होगा, तभी ये जो इक्वेशन है ये हमको नो सॉल्यूशन देगा। समझ गए? ये आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे जो आपने ये रिलेशन लिखा है यहाँ पे k का वैल्यू पुट कर दो तो देखिए ये आएगा 3/4 माइनस 1 3, तो 3/3 आ गया, ये हो जाएगा 1। ये इसमें आप अगेन 2 पुट करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला केस हमारा सेम हो गया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। थर्ड वाले में अगर आप 2 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा 1/5, तो आ गया नॉट इक्वल टू। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हो k का वैल्यू पुट करके। समझ गए? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। तो अब हम आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसलिए वो मैं नहीं करके बता रहा हूँ, बहुत ईजी है, मैंने बहुत आपको समझा दिया उस बारे में लास्ट पार्ट्स में, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है इसमें भी मैं आपको सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करके दिखाऊंगा, इक्वेशन को सॉल्व आपको खुद करना है। तो देखिए कैसे इसको इक्वेशन फॉर्म करना है। क्वेश्चन कह रहा है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50. How many questions were there in the test? तो यश ने एक टेस्ट दिया है जिसमें उसको पहले 40 मार्क्स मिला है, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। टेस्ट का कंडीशन ये था कि हर सही आंसर पे उसको 3 मार्क्स मिलेगा और गलत आंसर में 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन ये दिया है कि अगर ये जो मार्किंग स्कीम है इसको चेंज कर दिया जाए, मतलब कि हर सही आंसर पे उसको 4 मार्क्स मिले और गलत आंसर पे 2 मार्क्स डिडक्ट हो, तो उसका स्कोर कितना होता 50, ठीक है। तो टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस थे ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज इक्वल टू x। तो x नंबर ऑफ करेक्ट आंसर यश ने दिया है। सिमिलरली लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू y, ठीक है, y नंबर ऑफ क्वेश्चंस यश ने गलत किए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x माइनस y इज इक्वल टू 40, ठीक है, ये हो गया कंडीशन 1। तो इसमें हम लिख देते हैं केस 1। तो केस 1 में क्या बोला है कि उसको 40 मार्क्स टोटल मिला है, ठीक है। अगर उसने x सही आंसर दिए हैं, मतलब x नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स अगर उसने दिया है और एक आंसर का उसको 3 मार्क्स मिल रहा है करेक्ट आंसर का, तो उसका टोटल मार्क्स कितना हुआ करेक्ट आंसर का 3x, करेक्ट। अब उसने y नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत किए हैं और हर एक गलत क्वेश्चन पे उसको 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, तो टोटल कितना मार्क्स डिडक्ट होगा उसका 1y, और उसको हम माइनस कर देंगे करेक्ट आंसर में से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। केस 2, तो केस 2 में बोला है कि अगर उसको 4 मार्क्स मिलता सही आंसर का और 2 मार्क्स उसके कट जाते गलत आंसर के, तो उसको कितना मार्क्स मिलता 50। तो उसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, करेक्ट। तो 2 इक्वेशंस आपको मिल गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। लेकिन सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, सॉल्व करने से पहले आपको चेक करना है कि इनके यूनिक सॉल्यूशंस हैं या नहीं है। वो आप कैसे करोगे, रेशियोज को कंपेयर करके। समझिए किसका रेशियोज, कोफिशिएंट्स का रेशियोज, ठीक है। साथ ही एक और चीज, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट पार्ट्स में भी, कि इक्वेशन को हमेशा सिंप्लीफाई कर लो अगर वो सिंप्लीफाई होता है तो आप देख सकते हैं केस 2 में जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो सकता है अगर हम हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर दें।
2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। समझ गए? तो ये हो गया हमारा एक्चुअल इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। प्लेस A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another car from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two car? सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B, ठीक है? तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं और ये हो गया 100 मीटर, ठीक है? ये दोनों पॉइंट्स आपस में 100 मीटर दूर है। एक कार A से स्टार्ट हो रहा है और एक कार B से स्टार्ट हो रहा है। समझ गए? तो B से स्टार्ट होने वाला कार मान लो इतना दूर चलता है, ठीक है? और A से स्टार्ट होने वाला कार यहां तक पहुंचता है। समझ गए? तो ये वाला वो पॉइंट है जहां पे दोनों कार एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं, ठीक है? और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में दोनों को ही 5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है? तो B से जो कार चल रहा है वो 5 घंटे में यहां पे पहुंच रहा है और A से जो कार चल रहा है वो 5 घंटे में यहां तक पहुंच रहा है। समझ गए? तो अगर स्पीड ऑफ कार फ्रॉम A इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार फ्रॉम B इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो x किलोमीटर पर आवर अगर है A से चलने वाले कार का, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? x मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि उसको 5 घंटे लग रहे हैं। तो ये हो गया 5x का डिस्टेंस यहां से यहां तक। समझ गए? और जो B से जो कार चल रहा है उसको भी सेम ही टाइम लग रहा है 5 आवर्स यहां तक पहुंचने में, करेक्ट? और उसका स्पीड क्या है? y। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5y यहां से यहां तक। समझ गए? 5y कैसे आ रहा है? डिस्टेंस टाइम फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है? तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। समझ गए? तो इस फॉर्मूला को यूज करके हमारा 5x और 5y आता है, करेक्ट? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 में क्या है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब A भी राइट साइड में जा रहा है और B भी राइट साइड में जा रहा है। दोनों 5 घंटे बाद एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, ठीक है? तो B ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5y। A ने कितना किया? 5x, ठीक है? तो 5x माइनस 5y कितना होगा? इक्वल टू 100। क्यों? क्योंकि ये जो है इतना डिस्टेंस किया, कितना है? 100। तो ये अगर 100 है तो जो A से चलने वाला कार है उसने 100 तो कवर कर लिया, उसके बाद उसने उतना डिस्टेंस कवर किया जितना B ने कवर किया, तब जाके दोनों एक लाइन में आ पाए। समझ गए? तो 5x में से अगर मैं 5y माइनस कर दूंगा तो बचेगा क्या? 100। समझ गए? A टू B का डिस्टेंस। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हर एक टर्म को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस में वो क्या बोल रहा है कि अगर दोनों कार ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो वो 1 घंटे में एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, एक दूसरे को मीट कर लेंगे। तो इस केस में हमारा जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा? मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, A और B, ये 2 पॉइंट है। तो A से चलने वाला कार भी इस तरफ आ रहा है, B से चलने वाला कार भी इस तरफ आ रहा है, ठीक है? और दोनों 1 घंटे में एक दूसरे के सामने आ गए। समझ गए? अब क्योंकि दोनों कार को 1 घंटा लगा है, ठीक है, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो A ने कितना डिस्टेंस कवर किया? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है A का? x, और टाइम कितना है? 1 आवर। तो x इंटू 1 x ही होता है। और B ने कितना कवर किया? इसने y, तो y इंटू 1 y। तो केस 2 x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा? 100। तो इसने यहां से यहां तक x डिस्टेंस कवर किया, B ने यहां से यहां तक y डिस्टेंस कवर किया। दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा? 100, जो कि A टू B का डिस्टेंस है, राइट? तो x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। पार्ट 5,
द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है अगर उसका लेंथ और ब्रेथ 5 यूनिट और 3 यूनिट कम कर दिया जाए तो। और केस 2 क्या है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो अगर उसी जगह पे अगर हम लेंथ और ब्रेथ को 3 और 2 यूनिट्स बढ़ा दें तो हमारा एरिया बढ़कर कितना हो जाता है 67, मतलब 67 स्क्वायर यूनिट्स और इंक्रीज हो जाता है एरिया। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सिंपल है, लेट द लेंथ इज इक्वल टू x एंड लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू y। ठीक है, तो इसको आप और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना, यहां पे लिखना लेट द लेंथ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल बी x एंड द लेंथ ऑफ ओरिजिनल द ब्रेथ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल बी y। ठीक है, अब देयरफॉर एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज x इंटू वाई, इन दिस केस इक्वल टू एक्स वाई, करेक्ट, स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया हमारा ओरिजिनल एरिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 क्या है, इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, तो लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 मीन्स x माइनस 5 एंड ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 3, तो मतलब y माइनस 3। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा एक्स वाई माइनस 9, यही बोला है। अगर हमने लेंथ को -5 कर दिया लेंथ में से और ब्रेथ में से -3 कर दिया तो जो हमारा एरिया है वो -9 हो जाएगा। फर्स्ट केस हो गया हमारा, तो यहाँ पे मैंने वही किया है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, करेक्ट। तो नया लेंथ हमारा क्या आया था x माइनस 5 और नया ब्रेथ y माइनस 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो नया एरिया क्या हुआ, एक्स वाई माइनस 9। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है यहाँ पे। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3x माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। अब एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में है दोनों विद सेम साइन। बाकी का हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा -3x माइनस 5y, 9 को इस तरफ ले आएंगे प्लस 15 प्लस 9 हो जाएगा, तो प्लस 15 प्लस 9 इज प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, साइंस हम इसका चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 24 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। केस 2 में क्या बोला है, इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स। तो अगर लेंथ को हम इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट से और ब्रेथ को इंक्रीज कर देते हैं 2 यूनिट से, तो हमारा नया एरिया क्या होगा, ओरिजिनल एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट्स बड़ा। समझ गए। अब इसको अगेन आप सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बन जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। समझ गए। और फिर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपको लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगा जो कि डायमेंशन होगा रेक्टेंगल का। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया है अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक तो एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जो भी क्वेश्चंस बाकी है उनको पूरा कीजिए और ये जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इनको आप वापस से खुद से रिपीट जरूर करें।